पूरे वर्ल्ड में इन सभी चीजों को ठीक करने के लिए कौन कौन सी जो कन्वेंशंस हैं उनको अडॉप्ट किया है। ठीक है, इसका हम एवोल्यूशन करेंगे। सबसे पहली जो मीटिंग हुई क्लाइमेट चेंज को लेकर वो 1972 में, जिसका क्या नाम था, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसको हम लोग और भी क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये स्टॉकहोम में हुई थी। ध्यान रखिए, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है ये, स्टॉकहोम कन्वेंशन नहीं है। कन्वेंशन हम बाद में करेंगे, वो अलग चीज के लिए है। इट इज द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में। डिफरेंट सारी जो कंट्रीज थी वो आई यहाँ पर, जिन्होंने डिस्कस किया कि अगर ऐसे ही पेस चलती रही तो क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा लेवल पर लोगों की जो लाइफ है उसको इम्पैक्ट पहुंचा सकता है। इसीलिए सभी कंट्रीज को मिलकर कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए जिसकी वजह से जो ये क्लाइमेट चेंज है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सके। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखेंगे। साथ में पहली बार ऐसा हुआ था कि डिफरेंट कंट्रीज ने अपने अपने कंट्रीज में जाकर जो डिफरेंट एनवायरमेंटल लॉज थे उनको इंप्लीमेंट करने की बात करी थी कि हाँ, हमारे यहाँ पर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री होगी, एनवायरमेंट के रिगार्डिंग लॉज होंगे, ताकि हम लोग चीजों को बड़े तरीके से टैकल कर सके। ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, स्टॉकहोम इन स्वीडन। स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन। ठीक, इसी ही मीटिंग में क्या आया था, आपका यूएनईपी आया था, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये ध्यान रखेंगे, जो कि एक एजेंसी है यूएन की ही। यूएन के जितने भी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज होते हैं सब किए जाते हैं थ्रू यूएनईपी, तो ये ध्यान रखेंगे। साथ में जो आपका यूएनईपी है, इसके लिए एक आपकी यूएनईए बनाई गई थी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली। यूएन एनवायरमेंट असेंबली बनाई गई थी, जो कि आप कह सकते हो कि डिसीजन मेकिंग बॉडी थी यूएनईपी के लिए। इट इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ यूएनईपी, बट यूएनईपी 1972 में बना था, यूएनईए बनी थी आपकी 2012 में, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यूएनईपी क्या है, यूएनईए इसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है बेसिकली, जो कि डिसीजन लेती है कि ये काम किया जाएगा यूएनईपी के द्वारा या नहीं किया जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे 1992 में देयर वाज एन इंपॉर्टेंट मीटिंग जिसको हम कहते हैं अर्थ समिट, या फिर इसको हम और भी क्या कह देते हैं, रियो समिट भी इसको हम कह देते हैं, क्योंकि ये कहाँ हुई थी, रियो डी जेनेरियो ब्राजील वाले एरिया में हुई थी। इसका नाम क्या है, यूएनसीईडी, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक, तो ये आप कह सकते हो कि 1972 के बाद 20 सालों के बाद एक कन्वेंशन आई, जिसमें ये बोला गया कि बताओ कि पिछले 20 साल में आप लोगों ने क्या क्या किया है। तो उस टाइम पर जो जो चीजें करी गई थी वो पूछी गई, और साथ में जो आगे का रास्ता है वो भी तय किया गया। तो यूएनसीईडी को हम बोलते हैं अर्थ समिट, रियो समिट, जिनमें काफी सारी कंट्रीज ने ये बोला कि हम लोग 2010 तक अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर लेंगे। अब टारगेट्स क्या है वो हम आगे देखेंगे अभी। तो 2010 तक हमने कोशिश करी कि हम लोग अपने जो टारगेट्स है वो अचीव कर लें। उसके बाद 2002 में आपकी 10 साल के बाद मीटिंग हुई थी, रियो प्लस 10 इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि हुई थी आपकी जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में। कि बताओ कि इन पिछले 10 सालों में आपने क्या क्या काम किया है जब से आप मीटिंग अटेंड कर आए हैं। उसके बाद और 10 साल के बाद एक मीटिंग हुई, जो कि इसको हम कहते हैं रियो प्लस 20, जो अगेन कहां पर हुई, रियो में ही हुई। तो रियो प्लस 10 जोहान्सबर्ग में है, रियो प्लस 20 आपकी दोबारा से रियो में है, और अल्टीमेटली जो स्टार्टिंग वाली कन्वेंशन थी वो तो थी ही रियो डी जेनेरियो में। ठीक, अब इसके मीटिंग के दौरान हुआ क्या क्या, यूएनसीईडी कॉन्फ्रेंस में सभी चले गए। अब इस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट क्या निकला ये देखने वाली बात है। इस कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट में 2 चीजें निकली। एक तो निकला कि भाई एक तो जो लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स थे वो आए, एक तो आए लीगली बाइंडिंग कन्वेंशंस, और एक आए आपके नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स, जो सिर्फ आपको बस एक एडवाइस देने के लिए शो किए गए थे। आप उनको मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं उससे कोई भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो एक थे लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स यूएनसीईडी में, और एक है आपके ये वाले नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक, जो नॉन लीगली बाइंडिंग थे वो थे आपके ये 3, दीज आर दी नॉन लीगली बाइंडिंग। फर्स्ट है आपका रियो डिक्लेरेशन। देखो डिक्लेरेशन क्या है बेसिकली, कि इसमें हम ये सब चीजें करेंगे, आगे आने वाली जनरेशन होगी उसके लिए हम क्या चीजें छोड़कर जा रहे हैं, कैसे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग काम करना है, कैसे हमें एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, इन दोनों को बैलेंस बना के चलना है।
तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे कि डिक्लेरेशन थी कि हम आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये सब चीजें करके जाएंगे, कैसे करेंगे सब नहीं बताया गया। दूसरा इसका डॉक्यूमेंट था एजेंडा 21। एजेंडा 21 है बेसिकली कि 21st सेंचुरी में हम एंटर करने जा रहे हैं, 1990s की बात है ये, तो 21st सेंचुरी में हम लोग क्या क्या करेंगे ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बचा रहे, इकोनॉमीज हमारी बची रहे। तो ये सब जो है आपका दैट वाज द एजेंडा फॉर द 21st सेंचुरी। और एक था आपका फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, जहां पर ये बोला गया कि आपको अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना भी है तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यू हैव टू कंजर्व दी फॉरेस्ट, यू हैव टू कंजर्व दी फॉरेस्ट। और आप वो कैसे करोगे उसके लिए आपको हम लोगों ने ये प्रिंसिपल्स जो है प्रोवाइड किए हुए। तो 3 डॉक्यूमेंट जो थे आपके, ये फॉरेस्ट्री प्रिंसिपल्स, आपका रियो डिक्लेरेशन और एजेंडा 21, दीज आर द 3 नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ द UNCED कन्वेंशन। ठीक बात है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर हमसे बात करें कि कौन कौन से लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट साइन किए गए थे इसके अंडर, तो दोज वर 3। एक तो है आपका CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। एक है आपका UNCCD, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी जमीन जो पहले अभी हरी भरी थी, आपने ज्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज किया, आपने ज्यादा उस पर खेती करी, है ना, तो उस वजह से क्या है वो जमीन क्या हो गई, डेजर्टिफाइड हो गई है, या फिर आपने ज्यादा वहां पर ग्रेजिंग करवा दी बाय दी लाइफ स्टॉक। तो ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ड्रॉट का पड़ जाना, ये सब चीजें रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेजर्टिफिकेशन। और तो इसमें जो आपके मैन मेड कॉजेज हैं वो हमें कम से कम करने थे। ठीक बात। दूसरा क्या है इसमें, ये UNFCCC, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो ये जो कन्वेंशन थी दैट इज कंसिडर्ड टू बी नॉन लीगली बाइंडिंग, लेकिन इस कन्वेंशन के तहत एक प्रोटोकॉल आया था, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अंडर UNFCCC, दैट वाज द बाइंडिंग अग्रीमेंट। तो ये ध्यान रखेंगे, भले ही UNFCCC लीगली बाइंडिंग नहीं थी, लेकिन उसके अंडर जो आपका प्रोटोकॉल आया था क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, दैट वाज कंसिडर्ड टू बी बाइंडिंग। ठीक है, तो हम इन तीनों कन्वेंशंस को करेंगे बेसिकली कि क्या इनका मतलब था, इसमें हम लोगों ने क्या चीजों का ध्यान रखा था, कैसे हमें टारगेट अचीव करने थे अपने, तो वो सब देखेंगे। चलो पहले करेंगे हम लोग UNCCD, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये बेसिकली इकलौती ऐसी कन्वेंशन है जो कि पूरे वर्ल्ड में काम करती है टू प्रिवेंट द डेजर्टिफिकेशन। इसके अलावा और कोई कन्वेंशन नहीं है जो कि डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए पूरे वर्ल्ड में काम करती है। ठीक है, ये अडॉप्ट कब की गई थी, ये पेरिस में, फ्रांस की जो राजधानी है, 1994 में इसको अडॉप्ट किया गया था, और इसके जो आपके प्रोविजंस थे वो इंप्लीमेंट किए गए थे 1996 में आकर। तो 1996 से लेकर अब तक ये जो कन्वेंशन चलती चली जा रही है, अंडर इज अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट, जिसमें काफी सारी जो कंट्रीज हैं वो सिग्नेटरी हैं। तो इंडिया ने भी इसको साइन किया हुआ है कि मेजरली एशिया और अफ्रीका का जो रीजन है वहां पर कम से कम जो डेजर्टिफिकेशन है वो हो सके, उसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्योंकि एशिया प्लस अफ्रीका ही ऐसी 2 कॉन्टिनेंट्स थे जिनमें ज्यादा अमाउंट डेजर्टिफिकेशन देखा गया था, तो फोकस वाज ऑन 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया प्लस अफ्रीका। और 2006 को हम लोगों ने क्या मनाया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द डेजर्ट्स एंड डेजर्टिफिकेशन। ठीक, तो ये ईयर कब है, 2006 है। ये UNCCD कब आई थी, कब एग्जिस्टेंस में आई थी, कब फोर्स में आई थी, इसका बेसिकली स्पेसिफिकेशंस क्या है, मकसद क्या था इसका, ये किसके अंडर आई है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे CBD की, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखो इसमें ध्यान रखेंगे हम, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, इट इज द वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ। तो हमें क्या करना है, जो भी वैरायटी है ऑफ स्पीशी ऑन अर्थ उसको हमें रखना है मेंटेन, और उसको हमें खत्म नहीं होने देना है। इसी के लिए आपकी आई थी ये वाली कन्वेंशन। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, पहला ऑब्जेक्टिव था कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कंजर्व करना है, मेंटेन करना है कि कोई भी जो स्पीशी है वो खत्म ना हो जाए, टू प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, पहला गोल ये था। सेकंड गोल था आपका सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स, बायोडाइवर्सिटी के जो भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो हो गए आपके एनिमल्स, चाहे वो हो गए आपके प्लांट्स, चाहे वो हो गया प्लांट्स का कोई भी पार्ट, इन सब को हमें सस्टेनेबली यूज करना है ताकि ये फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बची रहे और सारी हम ही ना खत्म कर दें।
तो सेकेंड वॉज दिस गोल। थर्ड इज दी फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज। देखो नॉर्मली होता क्या है कि मान लो कोई भी आपका ये पेड़ है, इस पेड़ की पूरी कम्युनिटी को, पूरे फॉरेस्ट को किसी एक कम्युनिटी ने पूरा बचा के रखा हुआ था कि इसकी हम लोगों ने हंटिंग या पोचिंग वगैरह कुछ भी नहीं करनी है। ठीक, एक कंपनी आती है जो कि ये बोलती है कि इस ट्री का ये जो लीव्स हैं इनको हम लोग यूज करके बना सकते हैं कोई भी मेडिसिन, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां प्रेजेंट है जिससे कोई मेडिसिन बन जाएगी। आयुर्वेदा है ही पूरा का पूरा इस पे बेस्ड की जड़ी बूटियों में, इनकी पत्तियों में कुछ ना कुछ आपके मेडिकल कंपोनेंट्स हैं, है ना। तो मेडिसिन बना ली। अब उस कंपनी ने इस मेडिसिन को बेचा और खूब पैसे कमाए, लेकिन उन्होंने इस पूरी कम्युनिटी को, जिन्होंने इस पूरे पेड़ को कंजर्व करके रखा हुआ था, जिन्होंने कंपनी वालों को यहाँ पर आकर सर्वे करने दिया, पूरी चीजों के बारे में जानकारी दी, उनके साथ तो आपने कोई पैसे शेयर नहीं करे। तो जो इनकी ट्रेडिशनल नॉलेज थी, द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ दिस कम्युनिटी वेस्ट हो गई है। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या होगा कि जिस भी आपने जेनेटिक रिसोर्स का यूज किया है, उससे जो आपने प्रॉफिट कमाया है, उसका जो शेयरिंग होगा, दैट शुड बी फेयर एंड इक्विटेबल अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स। दैट इज द थर्ड गोल कि पहली बात तो कंजर्व करनी है बायोडाइवर्सिटी, दूसरा सस्टेनेबली यूज करने से कंपोनेंट्स को, और साथ में जो भी बेनिफिट्स अराइज होते हैं फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्स का यूज, इसका जो शेयरिंग होगा दैट शुड बी फेयर एंड इक्विटेबल इन नेचर। ठीक बात है। तो दीज वर द 3 गोल्स ऑफ CBD एंड यस दैट इज द लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट। ठीक, अब CBD के तहत 2 प्रोटोकॉल साइन किए गए थे। एक प्रोटोकॉल है आपका कार्टेगना प्रोटोकॉल और एक है आपका नगोया प्रोटोकॉल। दोनों जगहों के नाम है। कार्टेगना प्रोटोकॉल बेसिकली देखो क्या कहता है, हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा अब जो टेक्नोलॉजी है वो काफी इंप्रूव हो गई है। हम क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज करके कई सारी जो डिफरेंट स्पीशीज है उसमें कर देते हैं मॉडिफिकेशन। वी हैव मॉडिफाइड डिफरेंट स्पीशीज, चाहे वो सीड हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका GM सीड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इसमें क्या एग्जाम्पल क्या आपका BT कॉटन का एग्जाम्पल है। BT कॉटन क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास है, कॉटन है। क्योंकि जो पुरानी कॉटन थी जिसमें हम लोगों ने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करी थी जीन में, उसमें लग जाता था पिंक बॉल वॉर्म नाम की बीमारी। तो इससे होता क्या था, जो यील्ड थी इस कॉटन की वो काफी कम हो गई थी। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि इस पूरे के पूरे सीड में, जो कॉटन का इस सीड है, उसमें मैं कुछ टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ जीन में मॉडिफिकेशन करूं, ताकि जिस जीन को जाकर वो आपका जो बैक्टीरिया है वो हिट करता है कि ये डिजीज कॉज करवाता है, वो हम हटा ही दे। तो दैट जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिंक बॉल वॉर्म डिजीज, उसको हम लोगों ने हटा दिया। दैट जीन वी कट आउट। तो हमने मॉडिफिकेशन कर दी बेसिकली। तो ये क्या बन गया, हमारा BT कॉटन बन गया। अब कोई भी अगर पिंक बॉल वॉर्म की जो बीमारी लगती भी है तो वो नहीं लग पाती है उसे। तो अब यील्ड बढ़िया आती है, पैसे लोग खूब कमाते हैं, रिसोर्सेज काफी बढ़ते हैं, हमारे सोर्स ऑफ इनकम काफी हमारे इंप्रूव होते हैं। तो इन सब की वजह से क्या बोला गया है कि ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन अच्छी चीज है अगर आप ठीक तरीके से कर रहे हो तो, लेकिन ऐसा ना हो कि आप सारी चीजों को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर जाओ और उसकी वजह से जो आपकी नेटिव स्पीशीज हैं वो सारी खत्म हो जाए। क्योंकि अब जो BT कॉटन आ गया, इससे पहले का जो कॉटन का सीड था, नेचुरल सीड जो था, वो तो खत्म हो गया, वो वैरायटी तो खत्म कर दी आपने। तो कहने का मकसद ये है कि किसी भी चीज की वजह से जो आपकी नेटिव पॉपुलेशन है किसी भी स्पीशी की, वो सफर नहीं करनी चाहिए। तो कहने का मकसद क्या है कि कार्टेगना प्रोटोकॉल इस बात का ध्यान रखता है कि किसी भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की वजह से, वो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोगों ने लैब में बनाया है, वो आपकी नेटिव स्पीशीज को ना खत्म कर दे, इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे होता क्या है कि कई बार टेक्नोलॉजी का यूज करके आप कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हो, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अल्टीमेटली इतना ज्यादा इन्वेजिव बन जाता है कि जितनी भी आपकी प्लांट की ये पौधे हैं उन सब को ये खत्म कर देता है, या तो खा जाता है या फिर बीमारी लगा देता है, डिजीज लगा देता है। तो ये सब ना हो, तो कोई भी GMO जो कि आपने बनाया है विद द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो किसी भी नेटिव स्पीशी को ना खत्म कर दे, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक बात। तो ये सब चीजें कौन देखेगा आपका, ये देखेगा कार्टेगना प्रोटोकॉल। फर्स्ट चीज ये है। दूसरा क्या है, नगोया प्रोटोकॉल। नगोया है आपका जगह जापान में,
सेम वही चीज हम लोगों ने डिस्कस करी थी अभी कि अगर किसी भी कंपनी को किसी भी कम्युनिटी ने अपने यहाँ पर आने दिया है, सर्वे करने दिया है और उस चीज से जो कंपनी काफी उससे पैसे भी कमा रही है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसमें कुछ ना कुछ जो शेयरिंग होगी दैट शुड गो टू दी कम्युनिटी। ठीक है, तो वही सेम चीज हमें एक्सपेक्ट करनी है। और ये सब चीजों के लिए क्या आया है आपका नगोया प्रोटोकॉल, इट इज अबाउट दी एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज, कि जेनेटिक रिसोर्स को एक्सेस दे दे हम लोग, कोई रोके नहीं उसको, कंपनी को जाने से कोई रोके नहीं क्योंकि मेडिसिन बनाने जा रही है वो, लेकिन साथ में फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन। और जिन जेनेटिक रिसोर्स को आप लोगों ने यूज किया है उसकी वजह से जो प्रॉफिट आप लोग कमा रहे हैं दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द कम्युनिटीज। ठीक बात है, तो ये ध्यान रखेंगे, दो हैं आपके कार्टेगेना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल अंडर दी CBD। कार्टेगेना प्रोटोकॉल है आपका 2000 का, जो कि 2002 में इंप्लीमेंट किया गया था। इट वॉज केम इनटू फोर्स इन 2002। और अगर हम नगोया की बात करें तो ये आपका अराउंड 2012 आया था। ठीक है, इसको आप एक बार चेक भी कर लेना, ईयर्स को थोड़ा क्लैरिटी बन जाएगी। तो ये कब आए थे, क्या इनका मकसद है, कौन सी कन्वेंशन के अंडर है, ये सब पता होना चाहिए हमें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कन्वेंशन की, UNFCCC, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये स्पेशली क्लाइमेट चेंज की रिगार्डिंग थी। देखो नॉर्मली जब UNCED में 1992 में जब सारे कंट्रीज आपस में मिले थे रियो समिट में, तब इनके सामने कुछ चैलेंजेस थे कि हाँ हमारे यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन हो रही है, हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, हमारे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हर एक प्रॉब्लम के लिए देयर वर सेपरेट कन्वेंशन। दो हम लोगों ने कर ली, तीसरी हम करेंगे UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। ठीक, 1992 में इस कन्वेंशन को साइन किया गया था न्यूयॉर्क की सिटी में। अभी तक इसके जो UNFCCC है उसमें 197 पार्टीज हैं। UNFCCC के तहत ही हम लोगों ने क्या बोला था कि देयर वुड बी दी बाइंडिंग लिमिट्स ऑन द ग्रीन हाउस गैसेस, कि अगर आपको यहाँ पर आपको क्लाइमेट चेंज रोकना है तो फर्स्ट यू हैव टू डिक्रीज द नंबर ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर, तभी आगे जाकर बात बनेगी, है ना। तो ग्रीन हाउस गैस को आपने कम करना है, दैट वाज द टारगेट ऑफ UNFCCC। ठीक, लेकिन हर एक इंडिविजुअल कंट्री पर कोई भी स्पेसिफिक बाइंडिंग टारगेट्स को हम लोगों ने नहीं रखा था, इसीलिए दैट इज कंसिडर्ड टू बी नॉन लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, दैट देयर इज नो बाइंडिंग लिमिट्स ऑन द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फॉर इंडिविजुअल कंट्रीज। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया के लिए 10 एमिशन है, USA के लिए 20 एमिशंस हैं, ये इंडिविजुअल जो कंट्रीज के टारगेट है वो रखे नहीं गए थे। ठीक है, तो UNFCCC कब साइन किया गया था, कितनी पार्टीज हैं, इसका मकसद क्या है, ये सब पता होना चाहिए। अब इसी में ही था आपका क्योटो प्रोटोकॉल। जैसे हम बात करते हैं कि COP है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कि UNFCCC के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो हर साल आपस में मिलेंगे और उनकी पूरी मीटिंग को हम क्या कहते थे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस का मतलब कि हाँ कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, और पार्टीज कौन सी हैं, जो कि इसकी सिग्नेटरी हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब है कि हर साल मीटिंग होती है अंडर UNFCCC। इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी आपकी बर्लिन जर्मनी में 1995 में। 1992 में ये कन्वेंशन आई थी, फर्स्ट मीटिंग इसके अंडर कि हर साल करनी है, दैट वाज इन दी बर्लिन और जर्मनी। ठीक, COP क्या है आपका, इस पूरी की पूरी कन्वेंशन का डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कि अगर कोई डिसीजन लेना है UNFCCC के तहत तो आपको COP से क्या लेना पड़ेगा, कंसेंसस लेना पड़ेगा। हर एक कंट्री की जो सहमति है वो होनी चाहिए। हर साल ये मिलते हैं, हैव मेट एनुअली। 1995 से लेकर अभी तक ये हमेशा मिले हैं एक्सेप्ट द ईयर ऑफ कोविड, उसके अलावा ये हर टाइम मिले हैं। ठीक बात, ये ध्यान रखेंगे। तो इसी में एक प्रोटोकॉल है 1997 का, जो कि आपकी थर्ड मीटिंग है। 95 में फर्स्ट मीटिंग थी, 97 में आपकी थर्ड मीटिंग होगी। इस थर्ड मीटिंग के तहत ये हुई थी मीटिंग अभी क्योटो वाली जगह पर, क्योटो जापान में। तो यहाँ पर एक प्रोटोकॉल साइन किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल इन दी थर्ड COP। इस क्योटो प्रोटोकॉल ने क्या किया, they established the legally binding obligations for developed countries to reduce their greenhouse gases। अब देखो क्योटो प्रोटोकॉल था क्या। क्योटो प्रोटोकॉल में ये बोला गया कि जो कंट्रीज अभी डेवलप्ड हैं वो काफी टाइम से इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज में है, इंडस्ट्रीज वो काफी ज्यादा लगा रहे हैं। इंडस्ट्रीज आर मेनली दी प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग,
यही ज्यादातर अमाउंट ऑफ CO2 N2O को रिलीज करती है। और एक है आपकी डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि अभी अभी सिर्फ आपके रिसेंटली फेज में एंटर करी है ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। दे आर रिसेंटली एडेड इन दी फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी हमारे पास इंडस्ट्रीज आई जब से हम इंडिपेंडेंट हुए। तो डेवलप्ड कंट्रीज में पिछले 2 सालों से चल रही है, हमारे यहाँ पर जस्ट अभी आई है। तो क्या दोनों कंट्रीज का जो टारगेट होगा वो सेम होना चाहिए? क्या दोनों के ऊपर लीगली बाइंडिंग टारगेट्स होने चाहिए? अगर दोनों के ऊपर लीगली बाइंडिंग टारगेट्स हुए तो जो डेवलप्ड कंट्री है वो अपने यहाँ पर जो कार्बन का एमिशन है वो नहीं कर पाएगी ज्यादा अमाउंट में, तो कार्बन एमिशन नहीं कर पाएगी। तो डेवलपिंग कंट्रीज क्या है, वो भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी है कि वो लोग क्या कर सकते हैं, दे कैन अफोर्ड कि वो लोग बड़े टेक्नोलॉजी को यूज करके कार्बन को कम एमिट होने दे। दी टेक्नोलॉजी शुड बी क्लीन टेक्नोलॉजी। तो उनके पास पैसे है रिसर्च वगैरह करने के, लेकिन इनके पास नहीं है, डेवलपिंग वालों के पास नहीं है। इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल में ये बोला गया कि जो पूरा वर्ल्ड है दैट वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन शुड बी द डेवलप्ड पार्ट, जो कि बहुत सालों से कर इंडस्ट्रियलाइजेशन, और दूसरे वो जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में जिन्होंने अभी अभी अपने यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगानी शुरू करी है। तो दोनों के टारगेट्स अलग होंगे, एंड दैट प्रिंसिपल वाज नोन एज द CBDR। CBDR क्या है आपका? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन है हमारे कि हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है, हमें ग्रीन हाउस गैस को रोकना है, लेकिन डिफरेंशिएटेड है कि जो काम आप करोगे उतना काम हम नहीं कर सकते, उससे हम कम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट का मतलब होता है कि आप अलग काम कीजिए क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, और हम अलग पेस पर आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। द स्पीड इज डिफरेंट फॉर बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज।